तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के हर एक पॉइंट को समझने के बाद, बेहतरीन तरीके से फील करने के बाद, इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन को फील करेंगे जिस तरह से हमने कैलकुलस के डिफरेंशिएशन वाले हिस्से को फील किया था। और इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है फिज़िक्स में, क्यों हम लोग इंटीग्रेशन को लेकर आते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे और अपने दिल में बसाएंगे कि क्या है और क्यों इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। पूरी तरीके से आप फील कीजिएगा कि कह सकते हैं फील ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग समझने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो बात करते हैं कैलकुलस में हम लोगों ने अब तक जो भी बात की वो क्या था। तो एक चीज़ से हम लोग समझते हैं, जैसे एक बेसिक सा पॉइंट है उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे हम जानते हैं ऑपरेटर, ठीक है, ध्यान से समझिए ऑपरेटर। ऑपरेटर कहने का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर कहने का मतलब जैसे कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको जोड़ना है, ऐड करना है। अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब डिवाइड करना है, डिवीजन है। इसका मतलब रूट। रूट भी कैसा? स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? क्यूब रूट। उसके बाद ये भी आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस, एंटी निगेटिव का काम करता है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब, इस सब चीज को हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेटर। ये सब का सब क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जैसे ही आपको ये साइन दिखा, आपको आप समझ जाते हैं कि इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। कहीं भी आपने डिवाइड देखा, आप समझ जाते हैं कि इसके लेफ्ट साइड को इसके राइट साइड वाले से डिवाइड देना है, तो ये ऑपरेटर कहलाता है। इतने ऑपरेटर को आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक। अब जो आपने एक नए ऑपरेटर को समझा वो क्या है? dy बाई dx। और यहां क्या होता है? fx। dy बाई dx, और d फंक्शन किसका? x का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब अब आप समझ रहे हैं कि मल्टीप्लाई है, ये सिंबल है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सिंबल है तो आपको डिवाइड करना है। तो ये सब को हम क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर। ये सब का सब क्या है? ऑपरेटर। उसी तरह ये डी बाई डी एक्स भी क्या है? ऑपरेटर। कहीं भी आप देख रहे हैं, इसका मतलब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना। उसी तरह यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब तक इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी, और ये भी एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब कहीं भी ये दिख रहा है तो आप समझ रहे हो कि उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर कहीं भी ये दिखे तो आप समझ जाओगे कि उसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ऐसे हम कॉमन लैंग्वेज में इसको अपने समझने के लिए मजाकिया नाम इसका क्या है? सांप। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, सांप आपको नहीं डसेगा। सांप तो इसका सिंबल ऐसे नहीं बना देना कि आप ही को डस रहा है, ये दूसरे को डसेगा। इसलिए मुंह इसका किधर होना चाहिए? उधर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? ऑपरेटर। बात समझ में आ रही? ये ऑपरेटर है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। पहले इसको आप फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? ठीक है, ऑपरेटर मतलब क्या हो गया? कि ऑपरेट करना, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सिखा रहा है, किसी के खिलाफ भड़का रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आप उससे ऑपरेट हो रहे हैं, आप खुद से नहीं चल रहे हैं, आप उसके थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यही ऑपरेटर है। तो अब हम लोग फील करते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन को, कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन एकदम मजा आएगा समझने में। कहीं भी चौराहे पर खड़े होकर आप इंटीग्रेशन पढ़ा सकते हैं।
और डिफरेंशिएशन भी। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन है क्या, तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपने सुना होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है। अब आपको एक ग्राफ दिया गया, ठीक है, ये ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एफएक्स ग्राफ। अब इस ग्राफ में मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है, एफ की वैल्यू है 5 न्यूटन, और ये फोर्स ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। अगर यहां नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक्स जो है वो मीटर में, और फोर्स जो है वो किस में, न्यूटन में। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स में कोई बदलाव नहीं है। फोर्स कितना है, 1 2 3 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो यहां जो फोर्स है वो एक्चुअली में कैसा है, तो फोर्स है कांस्टेंट। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। अब आपसे कहा गया कि फाइंड वर्क, आपसे पूछा गया कि वर्क निकालिए, कहां से कहां के बीच में, तो x बराबर 0 से लेकर x बराबर 6 मीटर तक के बीच में आपको वर्क निकालना है। किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। अब आपने कहा कि भाई इससे तो हमको वर्क निकालना है, क्या करेंगे, तो 0 से कितना तक, 6 तक, तो आप 6 यहां लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ये आपने लाइन ज्वाइन कर दिया, और आपने ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये ओरिजिन O, और ये A B और ये C। ध्यान से देखा आपने कि ये तो एक रेक्टेंगल। इसका मतलब अगर हमको वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमको वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां क्या दिया हुआ है, ग्राफ। यहां क्या दिया हुआ है, ग्राफ। अब इस ग्राफ के माध्यम से आपको निकालना, तो आप क्या कीजिएगा भाई, तो आप इस ग्राफ का एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इस एरिया ऑफ फिगर कौन सा, OABC। और ध्यान से आपने देखा तो ये क्या देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, कोई दिक्कत इतना में। अब आपने जब एरिया देख लिया तो आराम से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहां पर यही लेंथ है, ब्रेथ यहां पर यही ब्रेथ है, तो लेंथ हो गया OA और ब्रेथ क्या हो गया, AB। और आपने ध्यान से इसको नोटिस किया तो OA एक्चुअली में x है, ये OA एक्चुअली में क्या है, x, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और AB एक्चुअली में क्या है, AB एक्चुअली में क्या है, फोर्स। तो आपने देखा कि ओ हो, मतलब हम निकालने जा रहे थे एरिया, लेकिन हम पहुंच गए कहां पर, इसको सजाकर लिख दीजिए, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। निकालने जा रहे थे आप एरिया, लेकिन अल्टीमेटली उस एरिया निकालने के चक्कर में आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है, 4, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 से 6, मतलब 6 माइनस 0 6 होगा, तो कितना आ गया, 24 जूल। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं हुई एरिया निकालने में। इतना की इतनी कहानी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए, बात समझ में आ रही है ना। सिंपल था एकदम कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। आपसे पूछा गया वर्क निकालिए 0 से लेकर 6 में, आपने वर्क का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है कि ये होता है, लेकिन यहां ग्राफ दिया है तो ग्राफ में हम क्या निकालने लगे, एरिया। एरिया निकाले तो हम पहुंच गए अपने रिजल्ट तक, 24 जूल आ गया। अब लेकिन मान लीजिए कुछ फिगर ऐसा दिया है कि फोर्स
यहां पर फोर्स कैसा था, कांस्टेंट, लेकिन यहां पर फोर्स कुछ ऐसा दे रहा है, मान लो एक्स स्क्वायर, फोर्स कैसा दे दिया, एक्स स्क्वायर, फोर्स दे दिया भाई, एक्स स्क्वायर दे दिया। अब यहां पर जब फोर्स आपका एक्स स्क्वायर दे रहा है और डिस्टेंस मान लीजिए दिया है x बराबर 0 से लेकर फिर से कुछ दिया हुआ है x बराबर मान लेते हैं a तक, और आपसे पूछा गया कि फाइंड वर्क। अब आप साफ देखकर बता सकते कि f किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पर। f किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हम इसको अपने प्रीवियस नॉलेज से लिख सकते कि f जो है वो फंक्शन है किसका, x का, साफ दिख रहा है f है फंक्शन, मतलब f किस पर, फोर्स किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। तो और कैसे निर्भर कर रहा है, तो f बराबर एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलस के पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि f और x और फंक्शन वाली बात क्या है और किस तरह से रिलेट होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, पूरे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, fx, कोई दिक्कत इतना में। अब ये fx हो गया, मतलब फोर्स यहां पर कांस्टेंट नहीं है, फोर्स यहां पर कैसा है, वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है, फोर्स यहां पर कैसे वेरिएबल है, सर 1 डालेंगे 0 डालेंगे तो फोर्स 0 होगा, 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 डालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब हर वैल्यू के लिए फोर्स अलग अलग। बात समझ में आ रही। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये x हो गया और ये फोर्स हो गया। 0 पर 0, 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा। तो 1 2 3 4, 3 डालेंगे तो 9, तो आगे चला जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमको, ऐसा मिलेगा। और मान लो कि यही वाला पॉइंट क्या है, x बराबर a है, यही a है, ये x बराबर a हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड वर्क, क्या पूछा गया, फाइंड वर्क। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप सोच रहे हैं कि यहां तो आसानी से निकाल लिए क्योंकि ये तो एकदम साफ दिख रहा था कि क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन यहां पर ये तो ना ही रेक्टेंगल है और ट्रायंगल भी नहीं है। ट्रायंगल भी अगर हम मानेंगे तो हमको ये स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा है, तो ये तो ट्रायंगल भी नहीं है। अब आप कुछ ना कुछ उपाय तो सोचिएगा कि भाई हमको तो इसका एरिया निकालेंगे, और जैसे ही हम इसका एरिया निकालेंगे हमको क्या मालूम हो जाएगा, वर्क। जैसे कि हमने यहां किया था कि एरिया ऑफ ग्राफ निकाला और हमें फाइनली क्या मिल गया, वर्क मिल गया। अब यहां पर एरिया आप निकाले तो निकाले कैसे, ये फिगर तो कंप्लीटली आपको समझ में आ नहीं रहा है कि क्या लगाया जाए। और ये जो डाउट है यही आपको फील कराएगा कि इंटीग्रेशन है क्या। अब आप सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, तो आपने एक उपाय लगाया। क्या उपाय लगाया, देखिए आपने एक उपाय लगाया। क्या उपाय लगाया कि अगर हम इस पूरे यहां से यहां की दूरी को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दें, मतलब इसको कुछ ऐसा कर दें, मान लीजिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया ना जी, रेक्टेंगल के फॉर्म में। या आप इसको थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया ना। तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं। और ये जो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसको मान लीजिए डेल्टा एक्स। सब कितना कितना है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, सब डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रही है, काम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही बात कि यहां पर तो सिंपल एरिया का रेक्टेंगल ऑफ एरिया था, निकाल लिए, लेकिन यहां पर कुछ हमको समझ नहीं आ रहा था। तो हमने क्या उपाय निकाला, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। इससे बांटने से हम थोड़ा देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा था ये कम से कम रेक्टेंगल में तब्दील तो हुआ, हल्का ही सही लेकिन तब्दील हुआ, थोड़ा रेक्टेंगल बना।
अब हम क्या किए कि ये रेक्टेंगल मान लो एरिया ऑफ 1 है, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ऐसा करते करते बहुत सारा है, सबका हम एरिया निकालेंगे। तो अब एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ग्राफ ये इसका लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ इसका कौन होगा। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम यहां क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स। ब्रेथ निकालने के लिए यहां क्या पुट करेंगे, डेल्टा एक्स। मान लो इस छोटे से टुकड़े की अगर हम बात करें तो यही ना है, ये डेल्टा एक्स हो गया। अब इस डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा ना जी, डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, या डेल्टा एक्स है इसको आप वैल्यू ना पुट करके ऐसे लिख दीजिए। इससे क्या मिल गया हमको, एरिया ऑफ, सिर्फ इसका मिला, एरिया ऑफ ये कौन सा था, 1, एरिया ऑफ 1 मिल गया हमको, डेल्टा एक्स इंटू एफ एक्स। बात समझ में आ रही। अब अगर हम डेल्टा एक्स डालेंगे तो 1 का मिलेगा, उसी तरह हम डालते जाएंगे तो हमको 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, सब मिल जाएगा अगर हम सब में डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ग्राफ निकालने के लिए, हम क्या क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस 3, जितना है सबको क्या कर देंगे हम, मान लो n तक है, सबको जोड़ दिए। अब इससे आप थोड़ा बहुत तो एरिया निकाल लिए, ना से हाँ तो हुआ, ना से हाँ हुआ है ना जी, थोड़ा एरिया आप निकाल लिए। लेकिन इसमें आपने एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया, जब आप ये एरिया ले रहे हैं तो आपने यही ना रेक्टेंगल बनेगा, ये इतना तो छूट गया। इसमें अगर देखें तो इसमें ये इतना छूट गया, इसमें अगर देखें तो ये इतना छूट गया, इसमें देखें तो ये इतना छूट गया, तो सब में इतना मिस हो गया। मतलब आप रिजल्ट के नजदीक पहुंचे लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। आपने सोचा कि अच्छा उसको भी तो कैप्चर करना है, तो आपने एक उपाय और निकाला। क्या निकाला है उपाय, देखिए ध्यान से। अगर हम इस डेल्टा एक्स को थोड़ा और छोटा कर दें तो वो जो एरिया है वो कैप्चर हो जाएगा। करके देखते हैं। हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, देखिए ध्यान से, देखिए अब ये इतना ही बच रहा है। अभी इससे तो ये कम है ना जी, मतलब हम जब ये छोटा किए तो इतना से थोड़ा सा कम बच रहा है। मतलब हम एक आइडिया तक पहुंच गए कि अगर हम डेल्टा, यही ना डेल्टा एक्स है, अगर हम इस डेल्टा एक्स को छोटा करेंगे तो जो ऊपर वाला एरिया है वो मेरा बर्बाद नहीं जा रहा, उसको भी हम क्या कर ले रहे हैं, कैप्चर कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम डेल्टा एक्स छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो छोटा करते 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 क्या हो जाएगा, हमको एक रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। वो वाला तार जोड़ दो तो। हाँ ऊपर लगा दो, ऊपर लग जाएगा। अरे ऊपर लगाओ, ऊपर दिया हुआ है उसमें। हाँ रन। क्या इतना में दिक्कत है, कोई परेशानी, बात समझ में आ रही है एकदम। ये बस जो भी बता रही है तुमको फील कराएगा कि इंटीग्रेशन क्या है। अभी आप मेरे साथ चलते जाइए, चलते जाइए, जैसे ही आप रिजल्ट तक पहुंचिएगा आपको पूरा कहानी समझ में और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही एकदम, बस बने रहो मेरे साथ, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे एकदम मेरे फ्लो में चलते रहो। काम क्या किए हम लोग, फिर से एक बार इसको मिटा दो, ठीक है। देखो फिर से एक बार समझते हैं। या हमने सीधा रेक्टेंगल निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, लेकिन यहां पर रेक्टेंगल नहीं था तो हमने छोटा छोटा उसको डिवीजन में बांट दिया ताकि हमको एक रेक्टेंगल मिले। और रेक्टेंगल मिला भी, लेकिन हम एक जगह चूक कर रहे थे, और वो चूक क्या था कि हर रेक्टेंगल में एक छोटा सा एरिया हमसे मिस हो जा रहा था। उसको भी कैप्चर करने के चक्कर में हमने क्या किया,
इसके डेल्टा एक्स को छोटा किया। लेकिन इतना पर जो एरिया निकलेगा उस एरिया को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 को जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, तो हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं समेशन, ठीक है, समेशन n बराबर 1 से लेकर, मान लो ये कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो n बराबर 1 से लेकर n बराबर n तक क्या लिखाएगा, एरिया क्या लिखाएगा, एफ एक्स डेल्टा एक्स, यही ना है जी, एरिया यही तो आएगा एरिया, कोई दिक्कत है इतना में, यही आएगा एरिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जो बर्बाद जा रहा है इसको बर्बाद नहीं होने देना है, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो फिर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम उसको भी पकड़ने के चक्कर में हम डेल्टा एक्स को क्या करते गए, छोटा करते गए। डेल्टा एक्स को जब हम बहुत छोटा कर देंगे, देखिए यही डेल्टा एक्स है, जब हम इसको और छोटा कर देंगे, अब ये प्रॉपर रेक्टेंगल दिख रहा है, अब आप फील भी कर रहे होंगे कि इसमें आपको, या एक और इसके बगल में ले लीजिए, अब आप फील कर रहे हैं कि जब आप इसको रेक्टेंगल बनाइएगा तो ये थोड़ा भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब हम इस डेल्टा एक्स को छोटा करते जाए और इतना छोटा कर दें कि ये पूरा क्या हो जाए, एकदम बड़ लेवल में आ जाए। और याद करो कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में भी हमने यही काम किया था कि डेल्टा एक्स को छोटा करना है और इतना छोटा करना है कि वो मानो कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो यहां भी हम वही काम करेंगे, अगर हम यहां डेल्टा एक्स को क्या कर दें, टेंड्स टू 0, तो ये जो एरिया है ये बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम देखिए एकदम छोटा हो गया, एकदम छोटा। अब इस केस में अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रेक्टेंगल है ये प्रॉपर रेक्टेंगल है, अब देखिए ये इसमें बहुत कम बच रहा है, मतलब ये यहां तो इतना बच रहा था, अब यहां कुछ भी नहीं बच रहा है। कब, जब हम डेल्टा एक्स को क्या कर दिए। अब आप एक चीज और समझो, जब आप डेल्टा एक्स ले रहे थे तो यहां डिवीजन कितना था, कुछ आ रहा था 5, 6, 7, 8, लेकिन जब आप इसको और छोटा कर दिए और टेंस टू कितना, मतलब ये डिफरेंस आप ले आए एकदम यहां पर, तो जो डिवीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मिल जाएगा। उस केस में हमने क्या किया है कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जब हम डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखेंगे तो जो आपका समेशन है, देन ये समेशन बन जाता है क्या चीज, नहीं, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा एक्स बिकम्स क्या चीज, dx। याद कीजिए कैलकुलस में भी ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन में, कि जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, dx बन जाता है। डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, dx, क्योंकि ये टेंस टू 0 है, ये बताता है एवरेज रेट। याद कीजिए डेल्टा एक्स क्या, एवरेज चेंज, फाइनाइट चेंज, और dx क्या बताता है, बहुत छोटा चेंज। तो टेंस टू 0 मतलब कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब डेल्टा एक्स क्या बन गया, dx। और जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा देन समेशन आपका क्या बन जाएगा, समेशन बिकम्स क्या चीज, इंटीग्रेशन। अब इस एरिया को आप कैसे लिख सकते हैं, तो अब इस एरिया को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू, समेशन के जगह आपको क्या डालना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स के में तो कोई बदलाव नहीं, एफ एक्स ही रहा, लेकिन डेल्टा एक्स को क्या लिख देना है, dx। यही है आपका इंटीग्रेशन, यही आपका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है, फील हुआ कि इंटीग्रेशन है क्या। और इससे कुछ पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है, क्या कि कैलकुलस कहां आप यूज कीजिएगा, जहां पर फोर्स कैसा हो, जहां पर वैल्यू कैसा हो, वेरिएबल। जहां भी वेरिएबल होगा, एक जैसा नहीं होगा, वहां पर आपको कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को लेकर आना पड़ेगा। यहां कांस्टेंट था, कोई कैलकुलस नहीं, सिंपल काम किया, आंसर आ गया। लेकिन यहां पर वैल्यू कैसा है, वेरिएबल। हम इसी के अकॉर्डिंग बढ़े लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमने अपने पूरे पुराने वाले नॉलेज को यूज किया और इस डिफरेंस को क्या करते गए, छोटा करते गए, ताकि जो भी एरिया हमसे मिस हो रहा है वो मिस ना हो और हम सबको कैप्चर कर लें। और हम करते करते इतने बारीक पॉइंट तक पहुंच गए कि मानो वो लगभग कितना है, 0।
और हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग में ये पढ़ा है कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाए तो उस केस में जो फाइनाइट चेंज है वो इंस्टेंटेनियस चेंज में बदल जाता है। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू dx, डेल्टा एक्स क्या बन गया, dx बन गया। कब? जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और फाइनाइट था 1 2 3 4 तो समेशन लिखते थे, लेकिन जैसे ही वो छोटा हो गया तो समेशन भी किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में। और यही जो फॉर्मूला हम ऐसे लिख रहे थे उसी फॉर्मूला को हम कैसे लिखने लगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स dx। बात समझ में आ रही? ये फील आया होगा कि आपको इंटीग्रेशन है क्या और किस तरह से लेकर आना और कहां कहां लेकर आना। इससे आप एकदम एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठाइएगा और उसमें कुछ ऐसा दे कि फलाना है जो चिलाना पर डिपेंड कर रहा है और वो वेरिएबल है, मतलब फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, तो समझ जाइए वहां पर आपको किसको लेकर आना है, इंटीग्रेशन को लेकर आना है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके फॉर्मूला को समझेंगे। फटाक से पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल बता देंगे। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। सबसे पहला x टू दी पावर n dx, ठीक है। x टू दी पावर n dx बराबर हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। पहले समझ लीजिए कुछ चीजें, फिर नोट कीजिएगा। देखिए एक बात आपको बताना ही है, जैसे मान लो कि यही है, हमने कुछ ऐसा लिखा a से लेकर b तक, तो ये हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लेकिन हमने सिर्फ ऐसा लिखा। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। यहां a और b लिखा है तो वहां c नहीं लिखा है, यहां a b नहीं लिखा है तो वहां c लिखा है। यही चीज समझना है। जब आपको एक दायरा दे दे, इसको बोलते हैं, यहां जो लिखा था इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो जब आपको एक दायरा दे दे, लिमिट मतलब क्या होता है, दायरा, एक वैल्यू दे दे कि नहीं आपको यहां से यहां तक ही इंटीग्रेट करना है, उस केस में कोई कांस्टेंट, सी फॉर क्या है यहां पर, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आपको एक दायरा दे दिया गया है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर कोई लिमिट नहीं दे तो आपको सी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही? तो इससे पता चला कि इंटीग्रेशन दो तरह का, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट क्या होगा, जिसमें आपको दायरा दिया होगा यहां से यहां तक, और जिसमें डिफिनिट नहीं दिया हो, मतलब दायरा नहीं दिया हो, वो इनडिफिनिट हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? अब लिमिट कब डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये हम लोग समझेंगे धीरे धीरे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। x टू दी पावर n dx ये है, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, c, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो ये कैसा है, डेफिनिट कि इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपको, हाँ एक चीज और, ये फॉर्मूला होगा वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर उसके लिए दूसरी चीज है, दूसरा रिजल्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर n -1 है तो फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप डाल के देखिए। -1 डालिएगा तो -1 + 1 0, नीचे भी आ जाएगा -1 + 1 0। और आपको पता है कि किसी भी चीज को 0 से डिवाइड दीजिएगा तो वो अनडिफाइंड होता है। तो जब आप -1 के लिए काम करने जाइएगा अनडिफाइंड मिल जाएगा, और अनडिफाइंड मतलब कोई रिजल्ट
नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड का खेल ही नहीं है, यहां पर दूसरा कहानी है, दूसरी कहानी। इसलिए -1 जब होगा तो हम लोग समझेंगे कि वहां रिजल्ट क्या आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल इतना समझिए, x का पावर n dx बराबर क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको दिया गया x dx, बताइए कितना होगा, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 प्लस 1 बाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है, ये बताइए कितना होगा, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई 3। बात समझ में आ रही है? हाँ, प्लस सी, गुड्स प्लस सी लगेगा, सब जगह प्लस सी लगेगा। एक आप ये बताइए मुझे, 5x स्क्वायर dx। अब देखिए कांस्टेंट आ गया, तो याद कीजिए डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को क्या करते थे, इसमें भी बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा x स्क्वायर। बताओ इसका रिजल्ट कितना होगा, कितना हो जाएगा, x 5x का पावर 3 बाई 3। कोई दिक्कत इतना में, प्लस सी, गुड्स। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक फॉर्मूला है, अभी और भी फॉर्मूला है जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां तक बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।